हाय हेलो, कैसे हो सारे के सारे। ये वाली जो वीडियो है स्पेशली तुम सभी के पेरेंट्स के लिए बनाई है और पूरी वीडियो में मैं इस तरह से बात करूंगा जैसे मैं तुम्हारे पापा या मम्मी से बात कर रहा हूँ। ओके, और आई होप ये वीडियो तुम अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाओगे। तो पेरेंट्स मोड ऑन। नमस्ते अंकल जी, आंटी जी, जो भी मुझे देख रहे हैं। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शोभित निर्वाण। मैं इस समय बीटेक कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा से। और मेरी एज सिर्फ 18 साल है, जस्ट 18 ईयर्स। और आपकी और मेरी एज में काफी डिफरेंस है, आप मेरे से काफी ज्यादा बड़े हो, बट स्टूडेंट से मैं काफी ज्यादा करीब हूँ। मैं उन्हीं की एज ग्रुप का हूँ। और इस समय मैं काफी सेमिनार्स ले रहा हूँ, काफी अलग अलग स्कूल में जाके मैं बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो बच्चे हैं ना, वो टीचर या फिर पेरेंट्स से ज्यादा मुझसे अच्छी तरह इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं उन्हीं की एज ग्रुप का हूं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर मेरे को बताएंगे, मैंने वही प्रॉब्लम भी कुछ दिनों पहले फेस करी है, तो मैं उनका सोल्यूशन अच्छे से बता पाऊंगा। इस पूरी वीडियो का मकसद बिल्कुल भी सर ये नहीं है, सर या मैम जो भी देख रहे हैं, मेरा पूरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई एडवाइस दूं, आप मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो, बट बच्चों की तरफ से कुछ पॉइंट्स मेरे को आपके सामने रखने हैं, है ना, जिससे कि आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाए। सर एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो कोरोना टाइम है ना सर, ये बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है ना। बच्चे बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। ये बात उसे भी पता है, आपके बच्चे को भी पता है कि 4 महीने बाद उसके एग्जाम है, उसके लिए वो काफी मेहनत कर रहा है, बट उसे थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। जब मैं उनसे बात करता हूं तो मेरे को ऐसा फील होता है कि उन्हें एक बंदा चाहिए जो उनको सामने से सपोर्ट करे। मैं उनको डिजिटली सपोर्ट कर पा रहा हूं, पर प्रैक्टिकली वो आप कर पाओगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा और वो चीज अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज उसे करना, है ना। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसमें कि उसकी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस अराउंड 7 घंटे की होती हैं। फिर उसके बाद जिसकी कोचिंग की क्लासेस है वो भी अराउंड 6 घंटे की होती है। वो कोचिंग या तो यूट्यूब हो सकता है या फिर कहीं पेड प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां पे इन दोनों टाइम पे वो ज्ञान ले रहा है बस, या फिर वो नोट्स बना रहा है बस, इससे ज्यादा वो अपने आप कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद उसका सोने का टाइम हम बोले तो स्लीपिंग टाइम उसका अराउंड 7 घंटे होगा, है ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्टडी टाइम जो ये वाला पीरियड होता है, इस समय हमें 7-8 घंटे जरूर सोना चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो। फिर उसके बाद जो हमारा अदर एक्टिविटीज होती हैं उसमें अराउंड 4 घंटे लग जाते हैं, जैसे कि नहाना धोना खाना पीना, ये सब चीजें जो है इसमें अराउंड 4 घंटे लग जाते हैं। इन सबको सर हम ऐड करें ना तो ये बनते हैं 24 घंटे। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो बंदा पूरे दिन में सेल्फ स्टडी कब कर रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है सर, पूरी अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है इसमें हर बच्चे को यही दिक्कत है कि भैया सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने बच्चों को ना एक सॉल्यूशन के लिए सर वीडियो बनाई, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये मैंने दिल बनाया है, अगर बच्चा देख रहा है वीडियो तो। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस को कैसे मैनेज करें। उसमें मैंने एक सॉल्यूशन उनको बताया। सॉल्यूशन ये था, मैंने फॉर एन एग्जांपल मैंने उन्हें बोला कि मान लो तेरी साइंस की क्लास है, ठीक है, तो साइंस की क्लास तू अपने स्कूल में भी ले रहा है और वही साइंस की क्लास तू अपनी कोचिंग में भी ले रहा है। मैंने उनसे ये बोला कि अपने आप को एनालाइज कर, अपने आप से सोच, अपने आप से पूछ कि मेरे को कोचिंग का अच्छा समझ में आ रहा है या स्कूल का अच्छा समझ में आ रहा है, कौन से टीचर से अच्छी तरह मैं समझ पा रहा हूं। अगर तेरे को कोचिंग का समझ में आ रहा है तो भाई तू स्कूल वाले को ना मतलब इग्नोर टाइप कर, ठीक है, उसका सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठ जा, इस तरह से बैठ जा, और उस समय तो अपनी सेल्फ स्टडी कर। सेल्फ स्टडी का टाइम ऐसे जुगाड़ से निकाल। और अगर तेरे को स्कूल का समझ में आ रहा है तो कोचिंग से मत पढ़, कोचिंग में उस टीचर से मत पढ़, कोई बात नहीं, पैसा चला गया, हमें पता है कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। तो मैंने कहा ठीक है, कोचिंग पे फिर फोकस मत कर, तो स्कूल में पढ़, बट दोनों जगह मत पढ़, उससे तेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। जब मैंने ये बात रखी तो कई बच्चों ने कमेंट लिखा, कई बच्चों ने मेरे को डायरेक्टली बोला कि भैया आप तो बोल देते हो बट पापा नहीं समझते, मम्मी नहीं समझती ये बात को। मैंने कहा क्यों, पापा मम्मी क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला कि भैया पापा मम्मी ये कह रहे हैं कि भाई देख, तेरे को यहाँ भी एक टीचर पढ़ा रहा है, तेरे को यहाँ भी एक टीचर पढ़ा रहा है, दोनों से पढ़ लेना, क्या चाह रहा है? उन्होंने बोला कि यार जितने टीचर्स पढ़ाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सर ये मिथ है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं अपना। सर मैं जब क्लास 11th में था ना, तो हमारा एक टीचर थे केमिस्ट्री के, और हमारी थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर चल रहा था। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, और थर्मोडायनेमिक्स चल रही थी, 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन बीच में वो एब्सेंट हो गया। एक सप्लीमेंट टीचर आया और उसने एक टॉपिक पढ़ाया, पूरी क्लास को नहीं समझ में आया। हमने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आया तो किसी और टीचर से पढ़ लेंगे। वो वाला दिन है और आज वाला दिन है। वो टॉपिक सर आज तक हमें क्लियर नहीं हुआ। हमने 10 टीचर से पढ़ लिया, 10 वीडियोस देख ली, पर वो क्लियर नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रही। हमारे दिमाग में ये रहा कि यार उस टीचर ने इस तरह से सॉल्व करवाया था, ये टीचर इस तरह से सॉल्व करवा रहा है, कौन सा सही तरीका है।
तो अगर हम एक सब्जेक्ट के लिए 10 टीचर से पढ़ रहे हैं तो सर वो गलत है, वो नहीं हो पाएगा, उससे कंफ्यूजन रहेगी, बच्चा का चैप्टर उठ जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, ठीक है, बस ये रखो। ये नहीं कि 10-10 टीचर से पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन होगी। तो ये चीज सर आपको समझनी पड़ेगी, है ना। और प्लीज इसके लिए बच्चों का थोड़ा सा सपोर्ट करें। पहला पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है सर रूटीन। कोरोना टाइम में बच्चों का रूटीन बहुत खराब हो चुका है। बच्चे कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी गेम खेल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। अगर रूटीन सही नहीं है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अच्छे नंबर नहीं आ सकते क्योंकि वर्क एथिक नहीं बन पा रहा है। तो मैंने कई बच्चों को ये बोला कि देखो, बच्चा चाह रहा है रूटीन अच्छा करना, बट उसे थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि एक होता है मॉर्निंग रूटीन, एक होता है तुम्हारा नाइट रूटीन, ठीक है। मैंने बोला या तो तुम 9 बजे सो के सुबह 3-4 बजे उठ जाओ, ठीक है, इस समय तुम सो लो और फिर उसके बाद पूरे दिन पढ़ाई करो। उसके बाद या तो तुम ये कर सकते हो या फिर तुम 1-2 बजे सो के शाम को 7 बजे या 8 बजे उठ जाओ, इतने बजे तुम सो जाओ। इन दोनों में से कोई भी रूटीन अपना लो, दोनों सही है। डिपेंड करता है बच्चे पे कि उसको कौन सा वाला सूट कर रहा है। मैंने बोला इन दोनों में से कोई भी तुम अपना सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका बच्चा इनके बीच वाला रूटीन अपना रहा है, बीच वाला मतलब या अगर वो 11 बजे सो के 6-7 बजे उठ रहा है, अगर ये वाला रूटीन सर वो अपना रहा है तो वो गलत है सर। ऐसा मत होने देना, बस उसको इन दोनों में से एक रूटीन पे करना। ये वाला क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। 9 बजे तो हम खाना ही खाते हैं। 9 बजे खाना खाने के बाद हम मान लो, एक तो खाना खाने के बाद नींद आती है, फिर उसके बाद 11 बजे तक हम पढ़ रहे हैं, मुश्किल से घंटा भर हम पढ़ पाए, फिर उसके बाद हमें सोना है। फिर उसके बाद हम 6 बजे 7 बजे उठे, नाश्ता वास्ता करा, फिर 1 घंटा खराब हो गया, फिर हमारी क्लासेस का टाइम हो गया। तो 1-2 घंटे की डायरेक्ट सिटिंग नहीं मिल पा रही है हमें। तो इसलिए ये वाला गलत है। इन दोनों में से सिर्फ एक थोड़ा सा आप हेल्प करें आपके बच्चे के लिए कि वो इन दोनों में से एक अपनाए। इसमें थोड़ी सी हेल्प आपकी क्या है, आपकी ये हेल्प है कि भाई अगर वो 1-2 बजे तक उठ रहा है तो उसे बीच में खाने की जरूरत पड़ सकती है ना, भूख लग सकती है उसे। सुबह सुबह अगर वो 3-4 बजे उठ रहा है तो उसे थोड़ा सा भूख लग सकती है। तो आप थोड़ी सी इस चीज में उनकी हेल्प करें, काफी ज्यादा सही रहेगा। वो अपने आप मैगी के लिए ना भागे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है डिजिटल एरा। सर इस समय कोई भी बच्चा है उसे एक डिजिटल डिवाइस की जरूरत है क्योंकि उसमें वो पढ़ेगा। बट अगर वो एक डिजिटल डिवाइस ले रहा है तो उसके साथ लाखों डिस्ट्रैक्शन और बैठी हैं। सोशल मीडिया एप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब हैं और उस पर वो एक्टिव है। आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चे को नहीं पता कि उसका कब टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, उस बच्चे को पता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो मेरे से कई बार लाइव सेशन में बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें नहीं पता चलता कब टाइम वेस्ट हो जाता है, हम नहीं हट पा रहे हैं उस चीज़ों से। तो उसकी हेल्प तुम्हें आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 काम आप कर सकते हो। पहला ये कि या तो उस ऐप को ही हटा दो, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। दूसरा ये कर सकते हो आप कि नोटिफिकेशन ऑफ कर दो उस ऐप की, कि अगर बच्चा पढ़ रहा है और उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसे ये नहीं पता चलेगा अच्छा उसने ये मैसेज भेजा है। तो नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं हम। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं जो मेरे मम्मी पापा करते थे। वो क्या करते थे कि ना जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ उसके पीछे वो जाके बैठ जाते थे। कुछ भी वो काम कर सकते हैं अपना, जो भी मन करे उन्हें, बट वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट जब मैं पढ़ रहा होता था मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पीछे ना पापा बैठे हैं, अगर मैं गेम खेलने लग गया तो पापा की चप्पल उड़ती हुई आएगी, या मम्मी बैठी है तो मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आएगी। तो ऐसे एक सेंस ऑफ डर बैठा रहता है बच्चों में कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये वाला काम आप कर सकते हो कि आप वहाँ बैठ के काम कर लीजिए अपना, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने डिजिटल एरा वाला रखा आपके सामने। चौथा पॉइंट ये है सर कि हमारे को ना जब मैं लाइव सेशन ले रहा था, लाइव सेमिनार ले रहा था, तो एक बच्चे ने मेरे को बोला कि भैया मैं ना सुबह उठती हूँ, फिर उसके बाद मेरे को नाश्ता करना होता है, थोड़ा झाड़ू पोछा करना होता है, इससे मैं बहुत थक जाती हूँ और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, और अगर पढ़ाई नहीं करती तो पापा मारते हैं। ये एक अजीब सा रीज़न है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो जो सारे काम हैं वो आप खुद ही कर लीजिए। वैसे ही बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, दिखाया था कि 24 घंटे उसके वैसे ही जा रहे हैं। अगर उसे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है तो वो और सारी काम कैसे कर लेगी, है ना। इस चीज़ को मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये हर घर में नहीं होता, बट फिर भी जहाँ जहाँ हो रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसे हेल्प करें। वो छोटे मोटे काम आप भी कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट अगर हम यहाँ पे निकालें तो 5वां पॉइंट ये था, पहले अप्रिशिएट करो, फिर उसके बाद आप उसको ये बोलो कि अब तू इम्प्रूव कर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लो आपके बच्चे के पिछली बार 80 नंबर आए थे, इस बार 90 नंबर आए। एक तो ये हो सकता है कि उसको डांटने बैठ जाओ, क्या भाई तू 10 नंबर कहाँ खा गया, 100 नंबर क्यों नहीं आए तेरे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता क्या। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पहले थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, बहुत बढ़िया यार पिछली बार से तू 10 नंबर ज़्यादा लाया है। पहले उसको थोड़ा सा एक्साइटेड कर दो, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, उससे अच्छी फीलिंग लाओ तो वो लगेगा हाँ यार पापा मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसे धीरे से बोल दो कि अपना तू एनालिसिस कर लियो कि 10 नंबर कहाँ कटे, 100 क्यों नहीं आए। इस तरह से बोलोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू चाटे वाटे पड़ जाए, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यही सारी बातें मेरे को इस वीडियो में करनी थी। अगर इस समय तक बच्चा ही वीडियो देख रहा है, उसने अभी तक पापा मम्मी को नहीं दिखाया, तो एक बार जाके दिखाओ यार, है ना। इनडायरेक्टली दिखा दो, अगर डायरेक्टली नहीं दिखा सकते फायदा ज़्यादा होगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आग लगा देनी है। एक बात मैं यहाँ पे बोल दूँ,
अगर बच्चे देख रहे हैं तो मैंने सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। तुमने बोला था कि पापा मम्मी को मेरे को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो बना दी। अगर वो इन सब चीज़ों को अपना रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए 100% ले रहे हैं, तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम मक्कारी नहीं करोगे, ठीक है। तुम्हें रिजल्ट लेके आना है, तुम्हें 150% देना है अपना, समझ में आ रहा है, ठीक है। पापा मम्मी की तरफ मक्कारी नहीं करनी, वो तुम्हारे लिए भला ही चाहेंगे। चलो जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।